तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर भयानक आतंकवादियों का हमला किया गया था, जिसमें लगभग 3000 मासूम लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के 2 साल बाद एक गुप्त CIA डिटेंशन सेंटर में डेन नाम का एक CIA एजेंट एक संगीत आतंकवादी को पकड़कर के कठोर पूछताछ कर रहा होता है। दरअसल इस आतंकवादी को पाकिस्तान से पकड़ा गया था। उस पर आरोप है कि उसने 1991 के हमले में ओसामा बिन लादेन का साथ दिया था, जो अलकायदा का ये लीडर है और जिसने ये हमला करवाया था। इस आदमी पर और भी ज्यादा आरोप है कि इसने उन लोगों तक पैसा पहुंचाया था जिन्होंने 9/11 के हमले को अंजाम दिया था। डेन के साथ माया नाम की एक जूनियर CIA अफसर भी होती है, जो कई सालों से अलकायदा और ओसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। दरअसल उसे ओसामा बिन लादेन को ढूंढने का जिम्मा दिया गया है, यानी कि वो कहाँ छुपा हुआ है उसका पता लगाना है। क्योंकि 9/11 के हमले के 2 साल बाद CIA को ओसामा की कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ डेन उस आदमी को टॉर्चर करते हुए उसके साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वह आदमी कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तब डेन उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है और ये बहुत जल्द सऊदी अरब में कुछ बड़ा करने वाला है। अगर तुम मुझे इसके बारे में जानकारी दे दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा। लेकिन वह आदमी अपना मुंह नहीं खोलता है। तब डेन उसके गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और निर्दयता से मारता है। इसके बाद माया पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी एम्बेसी में आती है। माया और डेन अपने कॉलीग के साथ मिलकर के ओसामा को पकड़ने की मिशन में लगे हुए होते हैं। इसके बाद साल 2004 में सऊदी अरब के एक होटल में अलकायदा के आतंकवादियों के एक समूह ने वहां मौजूद मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को और अमेरिकियों को निशाना बनाते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। जब डेन और माया इस खबर को टीवी पर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगता है। डेन इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से पता था और उस पकड़े गए आदमी से मैं कुछ भी बुलवा नहीं पाया। तब माया कहती कि क्यों ना हम उसे झूठ बोले कि ये घटना होने से पहले हमने सऊदी में मौजूद आतंकवादियों को पकड़ लिया था और ये सब कुछ तुम्हारे सच बोलने की वजह से हुआ। वैसे भी हमने उसे कई दिनों से सोने नहीं दिया है और फिर वो हमारी बातों में आ जाएगा। इसके बाद माया और डेन उस आदमी को अच्छा खाना देते हैं और कहते हैं तुम्हारे कारण हमने कई निर्दोष और मासूम लोगों की जान बचा ली है और सऊदी में मौजूद आतंकवादियों को पकड़ लिया है। दरअसल वह आदमी कई दिनों से नींद नहीं ले पाया होता है, इसलिए उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है और वह अब उनकी बातों में आ जाता है। डेन और माया उससे उस आदमी के बारे में पूछने लगते हैं जिससे वो ओसामा को पकड़ सके। वो अबू अहमद अल कुवैती का नाम बताता है। वो बताता है कि अबू अहमद एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और वो ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। वो आगे बताता है कि मैं अबू अहमद से एक बार कराची में मिला था और उसने हमें ओसामा की चिट्ठी पढ़कर के सुनाई थी, जिसमें लिखा था कि जिहाद जारी रहना चाहिए। दरअसल माया और डेन ने अबू अहमद का नाम पहले कभी भी नहीं सुना था, इसलिए माया अलकायदा के पकड़े गए आतंकवादियों और जेल में पकड़े गए अन्य आतंकवादियों से अबू अहमद के बारे में पूछताछ करती हैं। माया को कई आतंकवादी बताते हैं कि वो अबू अहमद को जानते हैं और उन सभी का कहना होता है कि वही ओसामा का संदेश उन तक पहुंचाया करता था। इसलिए माया को पूरा विश्वास हो जाता है कि अगर वो अबू अहमद तक पहुंच जाए। जब माया ये बात अपने चीफ को बताती है तो वह इसे गंभीरता से नहीं लेता है और वो माया से ठोस सबूत लाने के लिए कहता है। इसके बाद जुलाई 2005 में यूनाइटेड किंगडम के लंदन में एक बस में बम धमाका होता है, जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली जाती है और इसका जिम्मेदार भी ओसामा को ठहराया जाता है। वह माया पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में जाती है, जहां वह एक आतंकवादी से सवाल जवाब करती है। वह आतंकवादी बताता है कि मैं अबू अहमद को जानता हूँ, लेकिन मुझे क्या किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। दरअसल वो कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरता है। जब जरूरत होती है तब वो खुद सामने आता है। माया और डेन इसके बाद कई सारे आतंकवादियों से पूछताछ करते हैं, पर अबू अहमद के बारे में उन्हें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है और जो जानते भी वो पिटाई के बावजूद भी चुप रहते हैं। अब डेन इन सारी चीजों से थक चुका होता है। वो माया से कहता है कि मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, लेकिन माया किसी भी हालत में ओसामा को ढूंढे बिना कहीं भी जाने को तैयार नहीं होती है। डेन कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में सबको पता है कि तुम क्या काम करती हो, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। लेकिन माया को इन सभी चीजों से कोई भी डर नहीं लगता है। इसके बाद माया विभिन्न प्रकार के तकनीकों और अनुमानों की मदद से डेटा और सूचनाओं के ढेर को छानना जारी रखती है। वह अपना पूरा ध्यान अबू अहमद को खोजने में लगाती है। इसके बाद 2008 में हम माया को उसके कॉलीग के साथ पाकिस्तान के एक होटल में देखते हैं। तब ये अचानक ही होटल में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों बच जाती हैं।
हालांकि यहाँ पर कई लोगों की जान भी चली जाती है। फिर साल 2009 में माया के सहकर्मियों से बताती है कि जॉर्डन का एक डॉक्टर है जो अलकायदा के लिए काम करता है और वो पैसों के लिए हमारा काम करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहता है। फिर भी उसके करीब डॉक्टर को अफगानिस्तान की अमेरिकी मिलिट्री बेस में बुलाने में कामयाब हो जाती है। माया के दोस्त को इस मिशन के लिए चीफ से परमिशन भी मिल जाती है। हालांकि उन्हें ये शक होता है कि डॉक्टर ने उनके साथ में धोखा ना कर दो, लेकिन ये जोखिम उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए माया की कॉलीग कुछ सीआईए अधिकारियों के साथ अफगानिस्तान में बने अमेरिकी चैंपियन कैंप में जाती है। जब वो डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर के आता है तो माया की कॉलीग अमेरिकी सैनिकों को उसकी गाड़ी चेकिंग करने से रोक देती है ताकि वो डर करके भाग न जाए। जैसे ही वो पास आता है तो गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं। मिलिट्री के लोग उनकी तलाशी देने लगते हैं। तभी अचानक ही वो लोग नारा लगाते हुए खुद को उड़ा देते हैं। इस धमाके में माया की कॉलीग और कई सीआईए अधिकारी मारे जाते हैं। ये खबर जब माया को मिलती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है। तभी माया को एक और बुरी खबर मिलती है। अबू अहमद, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी, उसे पता चलता है कि वो अब मर चुका है। माया एक वीडियो देखती जिसमें एक आतंकवादी कह रहा होता है कि अबू अहमद 2001 में मर चुका है और उसे मैंने अपने हाथों से अफगानिस्तान में दफनाया है। ये सुनकर के माया और भी ज्यादा निराश हो जाती है कि जिस इंसान को इतने सालों से ढूंढ रही थी वो तो पहले ही मर चुका है। या माया और काफी सारे सीआईए एजेंट पर काफी ज्यादा दबाव होता है। उनसे कहा जाता है कि हम दुश्मन से लड़ाई हार रहे हैं और हमसे इतने साल में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द ओसामा को ढूंढ निकालना होगा। कुछ दिन बाद माया की कॉलेग उसके पास आती और बताती है कि 9/11 के बाद हमें दुनिया भर में कई देशों में कई नाम मिले थे जिन्हें एयरपोर्ट पर नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था। उनमें से एक नाम अफगानिस्तान के एक व्यक्ति का भी था जिसका चेहरा अबू अहमद से मिलता जुलता है। यह माया को पता चलता है कि असल में अबू अहमद के 8 भाई है और उन सभी के चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जो आदमी 2001 में मारा गया था दरअसल वो अबू अहमद का बड़ा भाई हो सकता है। मतलब कि अबू अहमद अभी भी जिंदा हो सकता है। ये सब जानने के बाद माया डेन को कॉल करती है जो वाशिंगटन में सीआईए की सीनियर पोस्ट पर तैनात है। वह उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अबू अहमद अली भी जिंदा है, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा आतंकवादी मरता है तो उसकी जानकारी किन लोगों तक पहुंचती है, लेकिन अबू अहमद के मरने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी और मुझे पूरा यकीन है कि वह अभी भी जिंदा है। डैन इस पर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर माया कहती है कि मुझे किसी भी हाल में अबू अहमद का नंबर चाहिए। डैन इसके बाद कुवैत जाता है जहाँ वो कुवैती प्रिंस से मिलता है जिसे वो पहले से जानता है। वो सीआईए फंड का इस्तेमाल करता है और उसे एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करता है और बदले में उसे अबू अहमद का नंबर मांगता है और फिर डैन प्रिंस को एक नोट देता है जिस पर अबू अहमद का असली नाम लिखा हुआ होता है और वो नाम था इब्राहिम सईद। डैन बताता है कि उसका जन्म कुवैत में हुआ था और उसकी माँ भी वही रहती है। प्रिंस डैन को उसका नंबर दिलवा देता है और फिर डैन वो नंबर माया को भेज देता है। इसके बाद वो लोग उसका नंबर ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नंबर ज्यादातर समय बंद ही रहता है। पर जब उसका फोन ऑन होता है तब इन्हें पता चलता है कि अबू अहमद पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। इसी बीच 1 मई 2010 के न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में एक गाड़ी से एक एक्सप्लोजिव बरामद होता है। अगर वो बम फट जाता तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। इधर माया अपने चीफ के पास जाती है और कहती है कि मुझे रावलपिंडी और पेशावर में एक सेफ हाउस और 4 ऑपरेटिव चाहिए, लेकिन चीफ मना कर देता है और कहता है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो हमें ये तक नहीं पता है कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। ये सुनकर के माया गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं वापस वाशिंगटन लौट रही हूँ, लेकिन फिर आपको अथॉरिटी को जवाब देना होगा कि मैं आखिर यहाँ पर क्यों आई। ये सुनकर के चीफ को माया की बात माननी पड़ती है। इसके बाद अबू अहमद की तलाश और पहचान के लिए कई सीआईए ऑपरेटिव्स तैनात हो जाते हैं। वो लोग दिन रात अबू अहमद को ढूंढते हैं, लेकिन अबू अहमद कभी भी एक जगह रुक करके बात नहीं करता है। दरअसल वो अपनी जगह लगातार बदलता रहता है। एक दिन जब अबू अहमद का फोन चालू होता है तो किस्मत से वही आसपास सीआईए के ऑपरेटिव्स मौजूद होते हैं और वो उसके पीछे छुप करके चुपके से उसकी फोटो खींच लेते हैं और अबू अहमद की फोटो मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसके बाद पाकिस्तान में मौजूद सीआईए के जासूस अबू अहमद पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन जब माया गाड़ी से कहीं जा रही होती तभी उस पर बंदूकों से हमला हो जाता है, लेकिन वो बच जाती है और उसके जान को गंभीर खतरा होने के कारण उसे अमेरिका बुला लिया जाता है, जहाँ से वो मिशन देखती रहती है। यहाँ सीआईए को पता चलता है कि अबू अहमद एक बड़े कॉम्प्लेक्स जैसे घर में रहता है जो पाकिस्तान के एबटाबाद में पाकिस्तानी सैन्य अकेडमी के पास हो। इसके बाद से उस घर पर कई महीनों तक कड़ी निगरानी रखी जाती है। उस घर का ब्लूप्रिंट दिखा करके माया बताती है कि घर की दीवारें 10 फीट ऊंची हैं और खिड़कियां हमेशा बंद रहती है। छत पर 7 फीट की दीवारें हैं और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है और न ही बाहर कोई कूड़ा फेंका जाता है। सैटेलाइट की मदद से पता चलता है कि घर में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और कई बच्चे रहते हैं।
और एक आदमी भी है जो कभी भी बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ छत पर टहलता है, लेकिन दीवार ऊंची होने की वजह से उसे देखा नहीं जा सकता है। दरअसल माया को लगता है कि वह आदमी ओसामा बिन लादेन है, जबकि बाकी अफसरों को शक होता है कि वो कोई बड़ा आतंकवादी हो सकता है। लेकिन माया को पूरा विश्वास होता है कि वही ओसामा है और उन्हें हमला करना चाहिए, लेकिन उसके सीनियर बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं। कुछ महीनों बाद ही चीफ CIA और अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलते हैं और वो बताता है कि उस घर में ना इंटरनेट है और ना फोन आता और जाता है, और हमने बच्चों के लिए नकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किए हैं ताकि उस घर में जाकर के हमें कुछ पता चल सके, पर हमें उस घर में जाने नहीं दिया गया। यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर उसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है और कहता है कि राष्ट्रपति को पूरे सबूत चाहिए कि ओसामा वही है, तभी हमला होगा। जिस पर चीफ जवाब देता है कि अगर ओसामा भाग गया तो फिर हम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे और इसका पछतावा आपको हर दिन होगा। तब सिक्योरिटी एडवाइजर उसे हमले का प्लान बनाने को कहते हैं। इसके बाद हम माया को एरिया 51 में देखते हैं, जहाँ पर यूएस नेवी सीडी टीम मौजूद है और उन्हें ऐसे हेलीकॉप्टर दिखाए जाते हैं जो रेडार में नहीं आते हैं। माया नेवी सीडी टीम को बताती है कि उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद के उस घर पर हमला करना है जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हो सकता है। इसके बाद फिर से CIA और अन्य ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग होती है जिस पर फैसला होना था कि पाकिस्तान के एबटाबाद के उस घर पर हमला किया जाए या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ओसामा बिन लादेन उस घर में है या नहीं। अगर सीडी टीम को उस घर में जाकर के ओसामा नहीं मिला तो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। यहाँ पर कई सारे सीनियर इस रिस्क को लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन जब माया से पूछा गया तो उसने 100% भरोसे के साथ कहा कि उस घर में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। माया के कॉन्फिडेंस को देखकर 2011 के राष्ट्रपति बराक ओबामा के उस घर में हमला करने की मंजूरी मिल जाती है। इसके बाद CIA और अमेरिकी नौसेना शील की एक संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाती है जिसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहा जाता है। कई दिनों तक शील टीम अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करती है। फिर 1 मई 2011 की रात शील टीम एबटाबाद के उस घर में हमला करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर लैंड करते समय उसका पिछला हिस्सा दीवार में फंस जाता है, मगर शील टीम और वहाँ पर मौजूद किसी को भी चोट नहीं आती है। फिर वो घर के मुंह के गेट तक पहुंचते हैं, तभी घर के अंदर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। शील टीम भी अंदर से फायरिंग करती है जिसमें अबू अहमद मारा जाता है। अब शील टीम घर में अलग अलग पोजीशन लेकर के ओसामा को ढूंढने लगती है। एक ऑफिसर ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ वो एक आदमी को मार देता है। फिर एक अफसर ऊपर के फ्लोर पर जाता है जहाँ अंधेरा होता है। अफसर बाहर से ओसामा कहकर के बुलाता है जैसे वो उसकी मदद कर रहा हो। जैसे ही अंदर हलचल होती है तभी अफसर गोली चला देता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर एक आदमी पड़ा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन होता है, जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका इतने सालों से उसके पीछे लगा हुआ था और अब आखिरकार उसे कामयाबी मिल गई है। शील टीम अपने हेडक्वार्टर को बताती है कि ओसामा मारा गया है। यहाँ कुछ बच्चे और औरतें भी होती हैं जिन्हें शील टीम चोट नहीं पहुंचाती है। तभी शील टीम को हेडक्वार्टर से बताया जाता है कि पाकिस्तान को इस बारे में पता चल गया है, इसलिए वो जल्दी से एविडेंस इकट्ठा करे और ओसामा की बॉडी लेकर के निकल जाए। तभी वो हार्ड डिस्क और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं, साथ ही वो ओसामा की बॉडी को हेलीकॉप्टर में रख देते हैं और फिर वो उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं जो लैंड करते समय फंस गया था, और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक अमेरिकी बेस पर वापस लौट जाते हैं। वही माया ओसामा की बॉडी देखती है और कंफर्म करती है कि ये ओसामा बिन लादेन है। ऑपरेशन की सफलता के बाद माया एक सैन्य विमान में अकेली बैठी हुई घर जाने के लिए तैयार होती है। तभी पायलट उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, लेकिन माया की आंखों में आंसू होते हैं जो उसके कई वर्षों के संघर्ष और बलिदान मिशन की सफलता के बाद भावनाओं को दर्शाते हैं। और इस सीन के साथ ही कहानी 0:30 यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।